Thank you for staying with us. We are back from the break. और अभी आपने जो पैकेज देखा और मैं वकास कैसे हैं आप? ठीक है और मुझे इतनी खुशी होती है, मैं खराज तहसीन आपको एक बार पेश जरूर करना चाहूँगा। आप ये देखें कि जो भी माजूरी है, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल के आवाम के लिए जो काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो दिल है वो माजूर नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो फील है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं या और लोग हैं जो उनके दिल कमज़ोर हो गए, माजूर हो गए। इनका दिल स्ट्रॉन्ग है और वो उसमें जज्बात हैं, एहसासात हैं कौम के लिए, आवाम के लिए। NGO चलाते हैं अपने ऑन हिज ओन, कोई किसी तरफ से वो नहीं लेते। इनके जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के दोस्त हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं, ये व्हील चेयर्स बांटते हैं, ये इन्होंने शादियां करवाई हैं ख़वातीन की, लड़कों की, बहनों की, बेटियों की, उनको शादियां करवा के, और इस जज्बे से ये काम कर रहे हैं आवाम के लिए। ये हमारे कौमी हीरो हैं और मुझे बहुत खुशी होती है आपसे मिलकर। और आप पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, मजे की बात ये है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो क्या आप वहाँ से खुद जाते हैं? मैं खुद आप अपनी व्हील चेयर पे कॉलेज जाते हैं? वाह। और यहाँ पे जो आला तरीन 6-6 करोड़ की गाड़ियों वाले हैं वो भी शायद डेली कॉलेज ना जाते हो, लेकिन ये जो जज्बा है इल्म हासिल करने का, मेरे नबी का पैगाम भी यही है, इल्म जो है उसे हासिल करना है। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो इल्म हासिल करे। और बहुत खूबसूरत बात है कि आपने किस तरह अपनी ज़िंदगी के मॉडल को रोल मॉडल बना के उनको, और किस तरह आप उस पर चल रहे हैं। तो ये आप वहाँ से शहर में रहते हैं आप? पार्टी गेट के अंदर रहते हैं, तो अपने हो ना, फिर अपने शहरदार हो। दसे नहीं यार, हाँ पार्टी दे रहते हो तो उधर से फिर आप निकलते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं। रास्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक होती है मगर मैं कोई गाड़ी समझता हूँ। अच्छा, गाड़ी समझ के वकास, आपने पेस टू लाइफ शुरू की है, आपको किस चीज़ से इंस्पायर किया कि अपनी, आपको लगा कि आप अगर वीक हैं तो आप लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं? ऐसी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? मुझे शौक है, मेरी इंस्पिरेशन जो आवाम है। अच्छा, आवाम के लिए आवाम कैसे, आवाम है कि जो लोग मुझे ये नहीं कर सकते, वो मेरे लिए होप की जो है वो पैदा होप जागी आवाम को देख के कि यार मैं ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आपने करके दिखाया। मैंने आपको करके दिखाया। और आप कंप्यूटर भी ऑपरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन भी करते हैं? कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहा हूँ, पेंटिंग भी करते हैं, वेब डिजाइनिंग भी करते हैं माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारा प्रोग्राम देख रहा है इस वक्त, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि ये अपने लिए नहीं कर रहे, इन्होंने अपनी माजूरी को नहीं माना है, इनको लोगों की माजूरी नज़र आ रही है, ये उनके दर्द को समझ रहे हैं। इनको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इनके गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ दोस्त हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, थोड़ा सा जो आगे ये NGO चला रहे हैं जैसे, लेकिन बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की। ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जिसे मैं कहूँगा जो एहसास रखता है, जो दिल रखता है, जो सब कुछ प्रॉब्लम्स में घिरने के बाद भी मुनव्वर है ईमान की रोशनी से, मुनव्वर है होप की रोशनी से। ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। हमें आगे बढ़ने की जो उम्मीद है, जिसे हम खो देते हैं छोटी छोटी बातों में, एवरीडे लाइफ में हम कहते हैं यार छड्डो पड़े, अब तो हमें करना ही नहीं, ये जमहूरियत फारग हो गई फलां। नहीं, इस उम्मीद पे ये रहना है कि मैं ये चेंज ला सकता हूँ, मैं हूँ वो चेंज जो मैं दुनिया में, आवाम में देखना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ भी हैं, ये पेस टू लाइफ जो एक NGO ये चला रहे हैं उसको सपोर्ट करें और उसके साथ चल सकें, ताकि इनको ये ना लगे कि ये व्हील चेयर पे चल रहे हैं, इनको लगे कि ये आवाम के हाथों पे हम इनको लेके जा रहे हैं। जहाँ पे भी पार्टी में रहते हैं, नाश्ता तो करते होंगे, की पसंद है शहर में गए नाश्ता? तो शहर में क्या पसंद आता है नाश्ते में? नाश्ते में जो हलवा पूरी? हलवा पूरी हलवा पूरी पसंद है। हाँ, और इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि म्यूजिक में क्या करते हैं? आपको पसंद है? गजल सुनते हैं? कौन पसंदीदा है? जगजीत सिंह, मेहदी हसन खान, नुसरत फतेह अली खान। आपको सैर का बहुत शौक है? बहुत ज्यादा, जुनून की हद तक सैर का शौक है? अब मैं फिर जा रहा हूँ इंशाल्लाह, 1-2 दिन में नारायण करान। अच्छा माशाल्लाह, नारायण करान के फिर जा रहे हैं? तो इसका मुझे
और 2 माह में कहीं जाऊँगा तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है, या मैं क्यों नहीं गया? फिर क्या मैं कहीं पास का चक्कर लगा लूँ, किसी स्टोरी का प्रेस का कहीं का भी, मैं एक आधा चक्कर जरूर लगा। मैं अगर आप वैसे ही पूछूंगा, आप सियासत में आना चाहेंगे? सियासत में आना चाहिए वैसे, अगर हम लोग नहीं आएंगे कौन आएगा? बाकी मैं ये कहूँगा जो सियासी पार्टियाँ हैं उनको अपने मंशूर में रखना चाहिए, स्पेशल लोग हैं इनकी सीख हो, अगर ये भी आए। पार्टियों को ये मंशूर रखना चाहिए कि जो स्पेशल लोग हैं इनका वोट ठीक है, वो माजूर नहीं है, शायद इससे आपके कान खड़े हों, इनका वोट भी उतना ही काउंट करता है, इनको जगह मिलनी चाहिए, इनको सियासत के एक स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचे में वहाँ आनी चाहिए। हम सबसे मैं ये कहूँगा कि हम सबसे जो नाउमीद लोग हैं उन सबसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं वकास, और मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि हमें इनके कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनके साथ चलना चाहिए, बिकॉज इनमें इनका ज़ाती मफाद जो है वो नज़र नहीं आता। और एक बात याद रखनी है कि उस सफ़र में जो हम इनके साथ काटें, हम इनसे पीछे चलें, आगे ये चलें, क्योंकि ये उस कारवां के लीडर होंगे। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि बाबा जी ने भी थोड़ी सी मत देना है ना, तो 11 बचे लो जी बाबा जी, उसे अपना जनाजा 5 बारी कर सकते हो, 8 मोटे ने। मैं एक बात कर रहा हूँ, इतने अपने हैं कि वो 5-6 दफ़ा हो जाएगा आना जाना। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो आपने ये हौसला जो है, कभी ऐसा महसूस होता है लम्हा तन्हाई में साथी की ज़रूरत पड़ती है कभी कि ज़िंदगी में कोई एक साथ गुजारने वाला सफ़र में? इंशाअल्लाह व्यवस्था है बाहर वो हम जो इंशाअल्लाह शादी को करेंगे हम इसको साथियों ज़रूर। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे एक गुफ्तगू करने के लिए आपके दोस्त भी हैं? वो मेरे आप अगर मेरे कमरे में आए, वो शायद कोई ऐसा गम हो कि मैं अकेला बैठा हूँ। अच्छा, आपके दोस्त आपके साथ? मैं दोस्तों के लिए जरूर तारीफ करूँगा। आप दोनों हैं माशाल्लाह, वेरी गुड। आपको, आप भी बच्चे हैं, आप भाई हैं मेरे, बड़ी अच्छी बात है कि आप साथ चलते हैं और आप भी इसके कारवां के इस कारवां के हिस्से हैं। तो मैं चाहता हूं कि और आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो सकता है ठीक? पाकिस्तान को बहुत इशू है, अगर देखा जाए हम इंफरादी तौर पर हर एक अपने आप को ठीक कर रहे, ये बहुत बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कह रहे कि अगर हम एक इंफरादी तौर पे अपने आप को ठीक कर लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम बैठ के एक दूसरे को उंगलियां खा रहे हैं, इसने ये किया, इसने वो किया, या आपने क्या किया। आपस में हम उंगलियां उठाते हैं एक दूसरे पे और कहते हैं कि इसने ये किया, उसने वो किया, हमने क्या किया। मेरा क्वेश्चन ये है आवाम से, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान के? आप अपना कंट्रीब्यूशन फिर वो बात करें। मेरे ख्याल बहुत से मसाइल हैं जो ज़ाती और ठीक कर सकते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर। हाँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर हम इसको ठीक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम ज़ाती तौर पे करना चाहें, मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वो खादिम आला से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो आगे, जिनका दिमाग माजूर नहीं, जिनका दिल माजूर नहीं है, दोनों मुनव्वर हैं, जिनके दोस्त जो हैं वो अल्लाह मियाँ हैं और अल्लाह मियाँ साथ लेके चलते हैं इनको, इनकी केयर करते हैं, जैसे भी प्रोटेक्ट करते हैं इनको, और इनको जो शऊर की बेदारी की है वो भी उसी रब का काम है। तो मैं चाहूँगा कि इनको ज़रूर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे अवाम की खिदमत हो और अवाम की रिलीफ के लिए जहाँ पे भी काम हो रहा हो, इनको थोड़ी सी अथॉरिटी दी जाए, अगर दी जाए तो ये अपने काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें सपोर्ट ज़रूर करना है। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमें सपोर्ट जो है वो अवाम ने करना है। अवाम इनके साथ है, अवाम को साथ होना चाहिए कि जहाँ पे हो इनकी बात को सुना जाए, इनको रिस्पेक्ट दी जाए, वो रिस्पेक्ट दी जाए जो हम बड़े बड़े लोगों को देते हैं। और शायद मैं भी शायद उनसे ज़्यादा लॉयल्टी से काम करें। आप कौम को कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं और कोई बात नहीं करता, मतलब मैं माशाल्लाह आपको देख के मैं ओके हो गया हूँ। कौन को मैं एक बुरा पैगाम ये है कि हर अंधेरे के बाद खबर होगी, हर अंधेरे के बाद एक सुबह होगी, वो खबर को ये रोशन करें, उस सुबह को रोशन करना है, एक खबर को रोशन करें, ये बहुत। वकास, आप तो वैसे हकीकी मानों में बादशाह हैं कि एक बादशाह से भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह मियाँ, आप खुश हैं अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ की ज़ात से कि आपको जो भी अल्लाह मियाँ ने दिया वो बेहतरीन दिया है। और बाकी आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, दिल रखते हैं, इंसान हैं, लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, वो आगे बढ़ें और पेस टू लाइफ को सपोर्ट किया जाए।
میں بہت کم NGOs کو سپورٹ کرتا ہوں میں، کیونکہ جب تک میرے سامنے سمجھ نہ ہو، بلیک اینڈ وائٹ نہ ہو، کوئی گرے ایریا نہ ہو، تب تک میں کسی NGO کا نام نہیں لیتا ہوں، نہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ایدی صاحب آئے تھے، ان کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. کھانا گھر والوں کو ہم نے سپورٹ کیا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں ضرور چاہوں گا کہ وکاس کا جو پیس ٹو لائف ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سامیہ ہمارے ساتھ ہے، کہیں نہ جائیے گا، ادھر رہیے گا. For staying with us, we are back from the break. اور سامیہ ہمارے ساتھ ہیں. اور سامیہ، آڈینس جو ہے وہ بےتاب ہے، آپ سے بہت سے سوالات ہیں ان کے پاس. میں چاہوں گا کہ پہلے آڈینس آپ کا کوئی سوال ہو. مائک ہے؟ مائک، تھینک یو. مائک لیجیے. سامیہ، ان کے 14 بچے ہیں. نہیں ان کے اور یہ پوچھنا چاہ رہے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے 14. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے تو اللہ کی دین ہے، اس کی تعلیم بہت ضروری ہے. نہیں، میں نے بھاشن نہیں لینا. ہاں جی، میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ ان سے کچھ سوال آپ کے پاس ہو، کہ آپ کچھ سوال قسمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اپنے. کس بچے نے مارنا آپ کو، مطلب کتنے بچے اور ہوں گے، وہ اس کے اوپر پوچھنا چاہیں اگر آپ. ان سے کر لیں سوال. بچے تو نہیں مار سکتے، یہ مہنگائی مار سکتی ہے ہمیں، کیونکہ اس دور میں. نہیں، آپ نے ان سے سوال یہ کرنا ہے، وہ آپ کو قسمت کا حال بتائیں گے. 14 بچے تو بعد اسی اپنی قسمت کھو گئے. وہ پوچھو کہ میرا آگے فیوچر کوئی ہے یا نہیں ہے، اور کیا کیا ہوگا میرے ساتھ. جی، اب مجھے میرے بچے جو ہیں، جی ان میں سے میرے ساتھ کیا ہوگا، بچے بڑے جو ہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ میں نے تو بہت پڑھایا ہے ان کو. ماشاءاللہ جی، اس دور میں یہ آپ بتائیں. اور بچے کرنے کا ہے نا تھا؟ نہیں اور نہیں. تو کیا وہ گھی کا ڈبہ لے لیا؟ ایک بات یہ ہے کہ میری 2 بیوی ہیں. 2 بیوی ہیں جی ان کی. اچھا، تو 2 بیویوں میں سے اتنے بچے. نشان، پھر آپ اتنا اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ میں اعتراض نہیں کر رہا، میں سلمان سے ابھی تک ان کی گفتگو میں سوال ڈھونڈ رہا ہوں. آپ نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے آپ کی دابستان حیات نہیں لکھنی. ہم نے صرف یہ آپ سے پوچھنا ہے. اچھا، مجھے مائک دیں، میرا آپ سے سوال ہے، وہ بعد میں پوچھوں گا میں آپ سے. آپ کا کوئی سوال ہے ان سے؟ جی، ان سے. ہاں، پلوان جی کوئی سوال کرو. بیگم صاحب نام ان کا ہے. ہاں، اب وہ اپنے ستاروں کے حال سے بتائیں گی. جی، آپ کدو تانوں ویگن بجنی یا مطلب جو بھی ٹانگا ریڑا بجنا. ہاں، مطلب کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی پرابلم نہ ہو جی، جائے. آپ بتا سکتے ہیں زندگی کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ میری زندگی کے نام؟ بارے میں. آپ کا نام؟ محمد نسیم. محمد نسیم. نسیم صاحب، اگر ڈیٹ آف برتھ تو نہیں ہوگی ہے نا؟ ڈیٹ آف تاریخ پیدائش کی؟ تاریخ پیدائش نہیں ہوئے گی نا؟ میری بتا. ہاں، سن 1959. تے مچھا کدو پیدا ہوئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جدو میں 18-20 سال کا زور کر لگا. کی تاریخ بتائی؟ 1959. 69 ہے نا؟ 1969. 1959. کون سی اگست؟ مہینہ کیڑا سی؟ کیڑا پلوان ٹٹھا سی تانوں یاد ہونا؟ جون دا مہینہ سی. دنگل چھڈے سی، ورزش چھڈی سی. ورزش تے کردا رہی جون دا. کا مہینہ ہے جی. اور تاریخ یاد ہے آپ؟ تاریخ 10. 10 تاریخ جون. 10 جون. نصیر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ میدے کا کیا حالات ہے؟ میدا تھا ٹھیک نا، وہ تو لکڑ کھا جاتے ہیں. میدے کا خیال کرنا پڑتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے. وجود کا دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا وجود کیسا ہے، ریشے والا ہے یا صاف ہے. میں نے کیا کھانا؟ کچھ نہیں، آپ سے کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، انشاءاللہ بالکل صحیح. اس کا خیال رکھنا، آپ میدے کا اپنے خیال رکھنا. میدے کا خیال رکھنا پڑے گا. اور اکتوبر کے بعد اسپیشلی جو ہے اپنی صحت کو خیال رکھنا. ہاں، بڑی اچھی آپ نے بات بنوانی. چھڑ دو مائک، خدا دا واسطہ مائک اسے مائک نو لاک لا لے. بابا جی، آپ کا کوئی سوال جان کی مان پاؤں تو سوال کروں. کوئی میں ٹی وی ہے گئے تو ذرا پیار نہ نہیں پوچھنا. کوئی اچھا چلو، میں تمہیں بات جو میں پوچھنا. اور آڈینس میں کسی کے پاس؟ آپ کے پاس؟ ہاں پلیز آئیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی فیوچر کے بارے میں کیا بنے گا، مطلب کہ ہمارے یوتھ کے بارے میں کیا بنے گا، کیونکہ پاکستان میں جس لڑکے سے پوچھیں یا جس فیمیل سے پوچھا جائے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے، کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، اس کا آنسر یہی ہوگا نہیں، آئی وانٹ ٹو گو ابراڈ، بیکاز پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کریٹیکل سچویشن ہے کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے. کیوں؟ اب کیا بنے گا؟ میرا کوشچن از دیٹ کہ اب آگے
کیا یوتھ ٹیلنٹڈ یوتھ یہاں رہ سکے گا یا نہیں؟ بڑا زبردست سوال کیا ہے، بڑا وہ حالات کے مطابق ہے. شان، ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں کچھ ہفتہ پہلے بات کی تھی کہ اس وقت جو پلانٹس کی پوزیشن بن گئی ہے، اس وقت یہ ہمیں آپس میں لڑوائے گی، اور وہ لڑائیاں شروع ہو بھی گئی ہیں. آپ کل سے اگر سنیں تو وہ ساری وہ جو اداروں کی جنگ ہے وہ شروع ہو گئی آپس میں. لیکن اس وقت جو یہ سیاسی ٹکراؤ ہو رہے ہیں، جو بھی جو حالات بن رہے ہیں، یہ یقین رکھیے کہ اس سے اس ملک کی بہتری بننے جا رہی ہے. لیکن اس وقت جو لمحہ فکری ہے وہ یہ ہے، آپ کے لیے تو نہیں سمجھاؤ کہ ذمہ داری تو اس وقت جو ہے وہ قوم کے سیاستدانوں پہ اور اداروں پہ اس وقت عائد ہو جاتی ہے کہ اس وقت یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں، جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ کوئی باہر کی طاقت نہ ہمارے اوپر آ جائے. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس نومبر کے بعد اور پھر اگلے سال جون کے بعد سے اس ملک میں بہت بہتریاں بنیں گی، اور بلکہ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ باہر سے روزگار کے لیے لوگ بھی یہاں آئیں گے کہ اس ملک کا نقشہ بدلے گا. اور ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ماضی اور حال کی لڑائی میں کہیں مستقبل نہ کھو دیں. اور نہیں، انشاءاللہ بالکل اس ملک کے مستقبل سے یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 7 ہے، معجزے والا نمبر. آج تک یہ ملک ہر طرح کی، آپ دیکھیں کس طرح کا کرائسس نہیں آیا. ارتھ کوئک آیا، سیلاب 2 سالوں سے سفر کرے، اور معجزے کی طرح پھر سروائیور اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کی اپنی ہمت سے چلے گا یہ. جی، اور کسی کا سوال؟ جی میم، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ مائی فیوچر. میرا نام عروج ماجد ہے. جی. ڈیٹ آف برتھ ہے 25 جنوری 1990. اچھا، فیوچر ذرا لمبی کہانی ہو جاتی ہے، اگر آپ ذرا اسپیسیفک سوال کر لیں وہ زیادہ اچھا ہے. آئی مینس ٹو سے کہ فردر اسٹڈیز کے بارے میں کیسا رہے گا. اوکے، ایجوکیشن کے حوالے سے کیا آگے؟ ذرا مجھے نام دوبارہ بتائیں گے. عروج ماجد. عروج، ماشاءاللہ تم تو ایمبیشیس بھی ہو، اور تم میں جو اسٹرگلنگ وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک موٹیویشن اسٹرگل کرنے کی، وہ بہت زیادہ ہے. اور تم وہ ایک ورڈ چھوٹا سا بھی معذرت سے کہنا کہ جو ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں نا، جو سوچ رہتے ہیں اس کے لیے پھر راستے بنانے شروع کر دیتے ہیں. یو آر لائک دیٹ، اور ماشاءاللہ اس کی کوشش کرتی رہو، چلتی رہو گی جو ہے اپنی زندگی میں. بلکہ اپنے آپ کو کریئر میں ضرور بیٹا آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے کریئر زیادہ، ریلیشن شپ میں شاید سمجھوتے کرنے پڑیں، اس لیے کریئر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کریئر کے ساتھ سمجھوتا نہیں. اور میں تو کہوں گی کہ آپ کو بھی جو آپ یا لا سائڈ یا جو ہے وہ انجینئرنگ والی سائڈ، اس پہ اپنا اگر دماغ بنا لو، یہاں پہ بھی بڑے اچھے تمہارے لیے ایک راستے کھل سکتے ہیں. ابھی آپ کیا کر رہے ہو ویسے؟ میں نے ابھی فی الحال ماسٹرز کیا ہے انگلش میں. اچھا، انگلش میں. بڑی اچھی بات. اچھا، ایک اور سوال ادھر ہے. جی، میرا سوال میں سے یہ ہے کہ میں اپنی جاب کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فیوچر میں کیریئر کیا ہوگا. ابھی جاب کرتے ہیں آپ؟ نو، اسٹڈی کرتا ہوں ابھی. پڑھ رہے ہیں ابھی. فیوچر اچھا، ڈیٹ آف برتھ آپ کی؟ ڈیٹ آف برتھ 24 اگست 89. 24 اگست 1989. اور نام آپ کا؟ عدیل کاشف. عدیل کاشف. بہت اچھا جاب ہاؤس ہے، پیسوں والا گھر بھی بڑا زبردست ہے، بہت اچھا ہے. آج سے چیزیں خریدنی شروع کرتے ہیں. بہت مہربان رہے گا پیسہ انشاءاللہ تعالی. اور جو سب سے مزے کی بات ہے، آپ بھی پریکٹیکل بھی بہت ہیں اور ایمبیشیس بھی بہت ہیں، سپنے بہت اونچے دیکھتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو ہے ڈریم آلویز ہائی. اور انشاءاللہ ریلیشن شپ میں آپ بھی تھوڑے سے جو ہے سوچ سمجھ کے، کیونکہ جتنے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو میں نے غلط تجربے کرتے دیکھا ہے. شرم آنی شروع ہو گئی ہے، گالیں لال ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو باقی ماشاءاللہ پیسوں وائز اور جاب ہاؤس دونوں بہت اچھا ہے. پیسوں وائز اور جاب ہاؤس آپ کا واقعی بہت اچھا ہے. ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ سامعہ کے بتائے بغیر ہمیں ایک بریک آ گئی. سامعہ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری بریک ہے، لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم. اور اب ہمارا ٹائم ہوا ہے جیو سیگمنٹ کا. وہ اخبار، جیو اخبار کا سیگمنٹ ہے، اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. اور بہت اچھا، میں عرفان صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان کا کالم بھی پڑھتا ہوں، جنگ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، سیاسی اینالسٹ بھی ہیں،
और माशाल्लाह बहुत अबूर हासिल है इनको अपनी जो सियासी जो तज्जिया है उस पर। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, आज मेरे शो पे आने का। आपने मेरी इज़्ज़त अफजाई की है और हौसला अफजाई की है। आप जैसे बुज़ुर्ग और सीनियर जो लोग जब आके साथ खड़े होते हैं तो बहुत खुशी होती है। और मेरी तो सर जियो का जो ये सेगमेंट है जियो अखबार, इसमें हम बात करते हैं हेडलाइंस पे, और मैं चाहता हूँ कि जो ब्लैक एंड वाइट जो खबरें होती हैं उसके बीच में जो ग्रे एरिया होता है उसके ऊपर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें ये राइट देता है कि राइट टू नो भी एक उसके अंदर है। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि आप जैसे लोग जो हैं उस पर ज़रूर कोई बात करें। आज की जो एक मेन हेडलाइन है वो दोहरी शहरियत बिल सेनेट में अब पेश, अपोजिशन ANP का शदीद एहतजाज, PP का अरकान की भी मुखालफत। ये क्या एक नया एक दोहरी शहरियत का, रहमान मलिक ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, शहरियत नहीं छोड़ी लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन ये क्या नया जो क्या ऐसा है बिल, कोई ऐसा होना चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि है? जी हाँ, उसमें तो पाबंदी है, बड़ी वाज़ेह पाबंदी है। शान असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ आईन हो, कानून हो, उसूल हों, ज़ाब्ते हों, कायदे हों, इवन अखलाकियात हों, ये अफराद की बुनियाद पे चेंज होती रहती है। इनके तब्दील होने का कोई उसूली बुनियाद इनकी नहीं होती। ठीक, किसी ख़ास फ़र्द को सामने रख के आप कोई कानून का शिकंजा बना लेते हैं कि इसको कसना है मैंने। किसी ख़ास फ़र्द को सामने रख के आप कानून को तोड़ मोड़ लेते हैं कि इसको रियायत देनी है। ये जो दोहरी शरीयत वाला मामला शुरू हुआ, ये आइन के अंदर 1973 से मौजूद है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिसके खालिक हैं और जिसका दावा किया जाता है कि हम उनके आइन को बहाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, ये बड़ा क्लेम है मौजूदा पीपल्स पार्टी की। जी बिल्कुल वही क्लेम हमने उनके आइन को बहाल कर दिया और अब उनके आइन के अंदर एक बड़ी बेसिक क्लास जो है उसका तिया पांचा किया जा रहा है। और किया क्यों जा रहा है? इसलिए कि चंद एक अफराद ऐसे हैं जो उनके मंजूर नज़र कह लीजिए, या जिनको रियायत देना मकसूद है, या उनके एलाइज हैं कुछ जिनको खुश रखना मकसूद है, और उसके लिए उस आइन को अब तब्दील किया जा रहा है। अब देखें, ये बड़ा डेलिकेट इशू है। मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था और मुझे अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ट्रिब्यूट ज़रूर देना है आपको कि आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं भी देखता हूँ, जो भी प्रोग्राम आता है लोग उसको तनकीद की निगाह से शुरू में देखते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन मुझे ये ट्रिब्यूट आपको देना है कि मुझे अभी तक कोई नेगेटिव राय इस पे नहीं मिली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, ये आपकी ज़रा नवाजी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ ये जो रिवायत है ना, अब दोहरी शहरियत का मतलब होता है, तो ये किसी का भी दिल करता है वो आके अमेंडमेंट को पकड़ता है, उसको थोड़ा चेंज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ता है उसको। जी हाँ, एग्जैक्टली, और इंडिविजुअल्स की बुनियाद पे करता है, किसी उसूल की बुनियाद पे। कौम को कोई फायदा नहीं है। अब दोहरी शहरियत को जब देखते हैं ना, तो ये असल में दोहरी वफादारी हो जाती है कि मैं इसका भी वफादार हूं, मैं इसका भी वफादार हूं। अब जब ठीक है, अफराद के दरमियान तो ये बात चल जाती है, खानदान के प्रधान भी चल जाती है, दो स्टेट्स के दरमियान नहीं चलती। एक स्टेट के आप वफादार हैं तो फिर दूसरी की वो वफादारी आप नहीं कर सकते। आप दोनों के दरमियान चपकलश हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, कोई उफ्ताद आ जाती है, आप किसके साथ खड़े होंगे? जैसे आप सुबह मिसाल दे रहे थे कि एक गोली इधर चलानी है और एक गोली उधर चलानी है, उनसे भी ओथ लिया हुआ है और इधर से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। फिर ये है कि ये लोग जो बाहर चले जाते हैं, ये इनका अपना इंतखाब है, ये जलावतनी नहीं होती है, जबरदस्ती हम नहीं बेचते हैं कि आप चले, खुद जा रहे हैं, खुशहाली की तलाश में जाते हैं, अच्छे मेयारे ज़िंदगी की तलाश में जाते हैं, अपने बच्चे आला यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, खुद भारी तनख्वाहें लेते हैं, एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इस सारी जो आसाइशें हैं, इनके एवज़ अगर छोटी सी कीमत आपको देना पड़ती है तो वो दे दें। आप ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हमने करनी है, हमने लोड शेडिंग का अजाब भी नहीं सहना पाकिस्तान के अंदर, हमने इनसिक्योरिटी भी बर्दाश्त नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की महंगाई भी नहीं बर्दाश्त करनी, हमने पाकिस्तान की टूटी हुई सड़कों पे नहीं चलना, लेकिन पाकिस्तान पे आके हुकूमत करनी, ये गलत बात है। ये जो तस्वुर है ना, ये बड़ा बुनियादी तौर पे गलत तस्वुर है, और ये दुनिया भर के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ पब्लिक ऑफिस के ऊपर ये लिखा गया है या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि उनकी भी काफ़ी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर नहीं है। देखिए, वहाँ इंतखाबात के हवाले से है कि इंतखाबात की नाअहली का जहाँ जिक्र होता है कि ये लोग इंतखाब नहीं लड़ सकते, वहाँ ये दोहरी शरीयत का मसला आता है कि अगर कोई बाहर जाके पब्लिक ऑफिस हो। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल होता है, बिकॉज इनके सामने तो कई लोग आते हैं, कई जाते हैं, कई आते हैं। ये शान बड़ा अहम इशू है। उस तरफ न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का मसला है, फौज का मसला है। अब देखिए ना, सिक्योरिटी के बड़े बड़े मामलात जो होते हैं वो तो सदर ममलकत की गिरफ्त से बाहर रहते हैं, वज़ीर आज़म की दस्तरस से बाहर रहते हैं, कहते हैं जी कि
ये जौहरी जो हमारी तनसीबात हैं, यहाँ तो ये सियासतदानों को जाना ही नहीं चाहिए, या ये तो हमारी तहवील में होनी चाहिए, वहाँ ये पाबंदी नहीं है। तो अगर इस तरह की पाबंदी को आप देख रहे हैं क्रिटिकली, तो फिर लाजिम है कि इसको ख़त्म न करें, इसका दायरा वसी करें, ताकि वो लोग जो पब्लिक ऑफिस पे भी आते हैं, इंतहाई हसास मामलात में इन्वॉल्व होते हैं, मुल्क की दिफा से इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो खालिसतन पाकिस्तानी। देखें ना, हमारे यहाँ मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो अमेरिका में तो ये है कि कमांडर इन चीफ भी होते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं, पाकिस्तान में भी कमांडर इन चीफ होते हैं, ये इनको राइट मिलता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है ना हमारे यहाँ, तो वो ये कहलाता है ना? मतलब प्रेसिडेंट के पास वो कमांडर इन चीफ के राइट्स नहीं है? सुप्रीम कमांडर होता है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनको पता सुप्रीम कमांडर। अच्छा ठीक है, लेकिन वो किस हद तक सुप्रीम कमांडर है वो आप जानते हैं। हमारे यहाँ कितने सुप्रीम कमांडर्स ऐसे थे। अभी ये जो कुछ बहुत ज्यादा ये तो अब ये जो सियासी फिल्म का मैं सीन कहता हूँ इसको हमेशा, बिकॉज हमारी फिल्मों में ऐसे सीन होते हैं जो 5-6 आराम नरम समझदार आहिस्ता वाले सीन गुजरते हैं, फिर एक एक्शन आता है, मार धाड़ वाला सीन आता है, फिर एक प्रॉब्लम आती है, फिर पाकिस्तान का जो मुझे सियासी फिल्म का जो स्क्रीन प्ले नजर आता है उसमें सब बहुत ऊपर नीचे है। अभी एक चीज़ खत्म नहीं होती, एक दरवाज़ा बंद नहीं होता, दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। अभी वो परसों नेटो सप्लाई के ऊपर जो बहाली के ऊपर बहुत लोग बोले, बहुत सियासतदानों ने उस पर बात की, क्या उसका आपके ख्याल में कोई अफेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर कि माशियत पे या इकॉनमी पे कोई इफेक्ट आता है उसका? देखिए, जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम वही है कि इदारे जहां मजबूत नहीं होते और फैसले इदारा जाती सतह पे नहीं होते, इदारे फैसला नहीं करते, चंद इंडिविजुअल्स बैठ जाते हैं और वो फैसला करते हैं और वो अपने मफादात को भी देखते हैं। मसलन देखें ना, परवेज मुशर्रफ साहब ने एक फैसला किया कि हमने इस जंग का साथ देना है। उस वक्त कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई काबीना भी उस तरह की नहीं थी, उस वक्त ऑप्शन थी उनके पास कोई और? मैं बताता हूँ, लेकिन ऑप्शन ना भी हो, कोई भी ऑप्शन ना हो, इवन देन एक ऑप्शन आपका होता है कि आप थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। आप कहते हैं कि मुझे अपनी फौज से मशवरा कर लेने दो, मुझे कुछ लोगों से पूछ लेने दो। ये ऑप्शन कोई नहीं है कि आपने टेलीफोन उठाया हुआ है और आप उसको क्रेडल पे रखने से पहले एक डिसीजन अनाउंस कर दें, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त भी एक इंडिविजुअल ने फैसला किया, उससे बहुत पहले जब ज़ियाउल हक साहब ने अफगान जिहाद का फैसला किया, वो भी एक इंडिविजुअल का। अब भी ये जो फैसला हुआ, आप देखें इसमें क्या तमाशा क्या है, वो जो आप मार दाड़ की बात करते हैं। सलाला का अटैक होता है 26 नवंबर को, अगले दिन सप्लाई हम बंद कर देते हैं। ये फैसला किसने किया, वी डोंट नो, कहाँ किस लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है जानने का, ये हमें जानने का, लेकिन हम नहीं जानेंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक एपीसी बुलाई जाती है, फौज भी आती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आते हैं, ब्रीफिंग दी जाती है, बताया जाता है कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ, ये ज़रूरत और अहमियत वाज़े की जाती है कि सप्लाई रोकना क्यों ज़रूरी है। बड़ी एक ज़ोरदार धुआंधार किस्म की करारदाद सारे इसको 60-70 सियासतदान मंजूर करते हैं। देन मामला चला जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का तवील तरीन अजलास होता है हमारी तारीख का, और वो एक 14 पॉइंट करारदाद लेके आती है जी कि इन 14 निकात के ऊपर आपने अमल करना है। उनमें से एक नुकता यह है कि वो वाज़े सरी माफ़ी मांगे, ड्रोन अटैक्स बंद होने चाहिए, ज़मीन के ऊपर कोई उनकी इंटेलिजेंस की और इस तरह की एजेंसियां नहीं हो, ये सारी चीज़ें। अब जब आप एक फैसला करने जा रहे हैं तो उस इदारे से पूछ लेना। अब आप पार्लियामेंट की बालादस्ती करते हैं, पार्लियामेंट इदारों की माँ है, तो माँ से तो किसी ने नहीं पूछा कि हम ये बहाल करने जा रहे हैं, बच्चों ने मिल बैठ के फैसला कर लिया, माँ तो दरी रह गई ना। तो इसका माँ को हमने इस काम पे लगा दिया कि तुम तो इन अदालत का कानून बनाओ और दोहरी शरीयत का कानून बनाओ। अवाम को भी 3-4 सीन हमने दे दिए, वो कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। ये तमाशा है कि जब फैसले इदारों की सतह पे नहीं होते, चंद अफराद अपने मुफादात को देख के फैसला कर लेते हैं और वो इतने कवि होते हैं कि उनके फैसले को आप रद्द नहीं कर सकते। अब पार्लियामेंट वहीं की वहीं बैठी है। वैसे मैं ये अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहता हूँ कि नेटो सप्लाई बहाल होने के अगर नहीं करते तो उसकी ऑप्शन बी क्या होगी? देखिए ना शान, मामला ये होता है कि रियासतें जो होती है ना, वो हिकमत और दानिश की बुनियाद पे फैसले करती हैं, जज्बात के बहाव पे फैसले नहीं करती। बिल्कुल ठीक। जब 26 नवंबर को एक वाकया हो गया, आपको सर जोड़ के बैठना चाहिए था कि हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, नेटो सप्लाई बंद करने जा रहे हैं। इसके नतायज क्या हो सकते हैं? आपने 7.5 माह तक ये काम किया, 7.5 माह के बाद आपको अंदाजा हुआ वो हमसे तो गलती हो गई, इससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ, ना अमेरिका को नुकसान पहुंचा, अमेरिका और हम पे ज़्यादा हावी हो गया है। और तो ये जो एक हवा होता है ना कि अगर आपने ये काम किया तो हम नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, वो हवा आपने खो दिया। एक बहुत बड़ा कार्ड आपके हाथ में जो था वो आपने ज़ाया कर दिया। अब आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो ये सवाल जो आपका है कि हमारे पास कोई ऑप्शन था, शायद 26 नवंबर को भी ऑप्शन नहीं था।
हमें ये कह देना चाहिए था या उस वक्त नेगोशिएट करना चाहिए था, मामला तय करने चाहिए थे और हिकमत के साथ कोई रास्ता बनाना चाहिए। देखें ना, आप इस जंग में उलझे हुए हैं। ये जंग आप जब सर्वे करें, ये हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, इनसे पूछें तो इनमें से शायद ही कोई इस जंग की हिमायत करेगा, लेकिन हम उलझ गए हैं ना, अब इसमें से निकलने का कोई रास्ता चाहिए। साहब ये है कि नेटो सप्लाई खोलना काफ़ी नहीं, पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। ये कैमरॉन मंटर ने ये एक बयान दिया, उसके साथ एक और बयान भी है कि नवाज शरीफ और इमरान खान ने यकीन दिलाया कि वो अमेरिका के हामी हैं। देखिए ये बड़ा एक अमेरिका की हद तक देखिए ना, एक आप सुबह बात कर रहे थे, मुझे अच्छी लगी कि हम बात बात पे कोड़े लेके सियासतदानों को शुरू हो जाते हैं। अमेरिका की हद तक आप इन बच्चों से भी पूछेंगे ना, तो ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका से लड़ाई करो या अमेरिका को तहस नहस कर देना चाहिए या वाशिंगटन पे जाके तो हमें सबसे लाली परचम लहरा देना चाहिए। हम तो पुरअमन को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, बात करते हैं यार आप खुद भी जिंदा रहो, जो आपका उसूल है जियो और हमें भी जीने दो। हम तो ये बात करते हैं ना। अगर नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी साहब या कोई और ये कहता है कि हम अमेरिका के हामी हैं, अमेरिका के मुखालिफ नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोई गलत बात नहीं करते हो। हम जो कहते हैं कि आप जितनी इज्जत आबरू अपनी, देखें ना, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें इंतहा पसंद कहते हैं। हमारी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की चंदे बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन इसको किस जुमरे में डालें कि 9/11 को एक अटैक होता है, उस अटैक के अंदर अब तक की जो मालूमात खुद अमेरिका ने हमें दी है, कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है, कोई इराकी इन्वॉल्व नहीं है, कोई अफगानी इन्वॉल्व नहीं, लेकिन ये तीनों मुल्क लुकमा बने हुए हैं। 3000 अफराद का इंतकाम लेने के लिए आपने को 20 लाख अफराद कत्ल कर चुके हैं और किए जा रहे हैं 11 साल से। ये क्या है? किसी तरह की इंतहा पसंदी है, किसी तरह की दहशतगर्दी है, किसी तरह का फंडामेंटलिज्म है। वो पैमाने जो अलग अलग कर लेते हैं ना, हमें किसी और पैमाने से देखते हैं, अपने आप को किसी और पैमाने से। तो अमेरिका का कोई मुखालिफ नहीं है, हम तो भारत के भी मुखालिफ नहीं है। हम चाहते हैं कि यार ठीक है, अमन से रहो, लेकिन तिजारत को फरोग दो। अब ये आपने कहा ना कि मेंटर साहब ने कहा है कि जनाब कुछ और भी करना पड़ेगा। ये डू मोर की बातें बिल्कुल शुरू से हो रही हैं, 9/11 से हो रही हैं। इससे ज्यादा क्या डू मोर? और एक बड़ा की जुमला बोला था कंडोलीजा राइस ने, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान से किस तरह के रिलेशंस है इस जंग में, तो उसने कहा था कि हमारी पॉलिसी स्टिक एंड कैरेट की है। जब जरूरत होती है हम छड़ी लहराते हैं, मारते हैं, धमकी देते हैं, और जब जरूरत होती है गाजर दिखाते हैं और वो फिर राम हो जाता है। तो ये स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी जो होती है ना, ये इस पॉलिसी पे हम ज्यादा हमारी यही है, हमारा यही चल बेस करें, हमारी कोई हिकमत नहीं। अच्छा, इसमें मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि आप इलेक्शन ये हो सकता है कि कुछ सुनना में आ रहा था कि जो इंटरिम जो गवर्नमेंट है, क्या वो हो सकता है कि वो 90 दिन एक्सीड कर जाए? कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ चैम गोइयाँ, कुछ राहदारियों में सरगोशियाँ। बिल्कुल इस तरह की बातें इस्लामाबाद के हलकों में हो रही हैं और एक अरसे से हो रही हैं। जवाब दिए जाते हैं कि ये इकानमी हमारी बैठ गई है, मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं, इनको 90 दिन के अंदर कोई ठीक नहीं करेगा, जो आएगा वो भी नहीं ठीक कर सकेगा, तो हमें एक कुशन मिलना चाहिए, कितना बीच का अरसा मिलना चाहिए, एक अच्छी साले नेक पाकबाज किस्म की गवर्नमेंट आ जाए जो इन चीज़ों को ठीक कर दे। लेकिन ये पाकबाज और नेकोकार किस्म की और बड़ी जो हयादार किस्म की काबीनाएं हैं या हुकूमतें, इनके तजर्बे माजी में कर चुके हैं ना, बिल्कुल कुछ नहीं होता इनसे। लेकिन इसकी क्या कोई ऐसी क्या प्रॉब्लम डाल सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन एक्सीड कर जाए? क्या हो सकता है? क्योंकि वोटर्स की लिस्ट पूरी नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभी पूरी नहीं पहुंची, या क्या और इसमें कहां से आपको लूप होल्स नजर आते हैं कि 90 डेज में से एक्सीड कर सकती है? देखिए, लूप होल सिर्फ एक होता है जिसको हम फारसी में कहते हैं ना हुए बद, कि अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है, और उसके साथ कहते हैं बहाना बसियार, तो हजारों बहाने आपको मिल जाते हैं। अगर आप इस तरह की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ना वो 58 में थी, ना वो 69 में थी, ना वो 77 में थी, ना वो 98 में थी। आपकी नीयत जब बिगड़ती है और आप नक्शा बदलना चाहते हैं, तो आप किसी भी जो हमारे पंजाबी का मुहावरा है ना कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, तो वो हिलने का मुहावरा। बड़ी खूबसूरत बात की, और मैं इन्हीं बातों से आज का वक्त हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन बातें ख़त्म नहीं हो सकती, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो जहन जो है वो उसके ऊपर जो दिल हमारा उससे जुड़ा हुआ है, हमारे दिल में धड़कता है, उसका टॉपिक कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब वो इस हालात से गुजर रहा है तब भी नहीं हो सकता, जब वो बिल्कुल दुनिया के ऊपर अपना एक पीस और अमन के ऊपर वो बात और आइडियोलॉजी अपनी बयान करेगा और एक कौम बन के सामने आएगा, ताकतवर नेशन बन के तिजारत में हर चीज़ में आगे होगा, तब भी वो हमारे दिल के करीब रहेगा और धड़कता रहेगा। और मुफक्किर सोचने वाले जो हैं वो हमेशा इसके बारे में सोचते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि
اس پاکستان کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ اصل میں سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس بھاگ دوڑ کا نام ہے ووٹ۔ اس کو ڈالنے سے پہلے اس کو سمجھیے اور دیکھیے کہ اس کو کسی ایک سسٹم پہ نہ ڈالیے گا، اپنے لیے ڈالیے گا، کیونکہ ووٹ ہی آپ کا وہ بلینک چیک ہے جسے آپ کیش کرا کے اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشن سے، اس حکومت کے بینک سے آپ اسے کیش کرا سکتے ہیں۔ تو اپنے ووٹ کو بہت بہت دیکھ کے، بہت سمجھ کے استعمال کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔